नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। युवा कौन है? अगर युवा की परिभाषा पे हम ध्यान दें तो युवा वो लोग हैं जो 15 साल से 45 साल की उम्र के बीच आते हैं। और विश्व में भारत वह देश है जहाँ सबसे अधिक युवा हैं, 60% से ज़्यादा यहाँ युवा रहते हैं। लेकिन जहाँ पर युवाओं को लाल बहादुर शास्त्री द्वारा जय जवान जय किसान के नारे के साथ आच्छादित किया गया और यह मान लिया गया कि कुछ जवान तो सीमाओं पर खड़े हैं, कुछ जवान किसान बनकर हैं, लेकिन वो जवान और किसान के बाद युवा क्या करें? जो चाहते हैं कि हम भारत के निर्माण में, उत्पादन में, सरकार के कार्य में सहयोग नौकरी करके करें। और ऐसी ही नौकरी की बात आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूं, जिसका नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में काम करने वाले वह भारतीय जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के हम से आच्छादित हैं। और इस हम में शामिल है समानता का मौलिक अधिकार, जीवन जीने का मौलिक अधिकार और अवसर की समानता का अधिकार। ये सभी वो मौलिक अधिकार हैं जो मानवाधिकार के रूप में, खासतौर से जिन्हें हम ब्लू मानवाधिकार कहते हैं, नीला मानवाधिकार कहते हैं, उसके रूप में स्थापित हैं। लेकिन जरा कल्पना करिए एक बार कि आप जिस नौकरी को यह सोचकर करते हैं कि आज के बाद सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुच्छेद 23 की उपधारा 2 में हमें समान कार्य समान वेतन मिलेगा, हमें एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए उतना पैसा तो मिलेगा जिसमें मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मुझ पर आश्रित परिवार के अन्य लोग एक गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। लेकिन इस तथ्य को रखकर जब आपने अपना कदम बढ़ाया और आपने जीवन में नौकरी करने के लिए उस लक्ष्मण रेखा को पार किया जिसमें एक समर्पण था, देश के लिए जीने की इच्छा थी और यह तथ्य दिल में बसा हुआ था कि हम अपने श्रम से राष्ट्र को बदलेंगे और उसके बदले में हमको भी हमारे श्रम के अनुरूप, हमारे बहाए गए पसीने के अनुरूप वह सब कुछ मिलेगा जिससे हमको स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र नागरिक के रूप में एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिले। जरा कल्पना करिए कि आपने नौकरी शुरू करा और उसको करने से पहले मैं आपको बताऊं कि 3 जून 2011 को जब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया तो क्या किसी ने भी यह सोचकर इसमें नौकरी करना आरंभ किया होगा कि आने वाले समय में कभी भी जो पैसा उसे मिलने लगा है उस पैसे के अतिरिक्त कोई भी तनख्वाह में इंक्रीमेंट नहीं लगेगा? क्या एक समय के साथ बढ़ती महंगाई और कठिन होती स्थितियां, महंगी होती शिक्षा आदि में कोई भी वेतन बढ़ाया नहीं जाना चाहिए? यह सच है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में खासतौर से जो महिला सशक्तिकरण का ध्येय था, सेल्फ हेल्प ग्रुप का ध्येय था, उसने परवान चढ़ा है। महिलाएं सशक्त हुई हैं, महिलाओं ने बोलना सीखा है, महिलाएं बाहर निकलने लगी हैं, महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। लेकिन रीढ़ की हड्डी बनकर जिन लोगों ने इन सब कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में नौकरी करने का प्रयास किया, उनके हाथ क्या आया? कहीं उनके मुट्ठी में अंधेरा तो नहीं रह गया? और यह मुट्ठी में अंधेरा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको वो बताता हूं। मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट की बात तो है, ये बताया जाता है 10-12 साल से उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन हर व्यक्ति के परिवार है तो बच्चे हैं। अब उन बच्चों के लिए कभी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 1500 रुपये प्रति बच्चे मिलता था। यानी अगर आपके 2 बच्चे हैं तो जो भी आपको तनख्वाह मिलती थी उसमें 3000 रुपये आपको शिक्षा के लिए आपके बच्चों को मिलता था। अब अगर वो पैसा आपको नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से वह 3000 रुपये तो आपके कम हो गए और उसे आपको अब अपने स्रोत से पैदा करना है। यही नहीं, स्टेशनरी के लिए आपको अगर 500 रुपया प्रति माह मिलता था और अगर अब वह स्टेशनरी के लिए पैसा 500 नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से कि आपकी ही जेब पर यह भार पड़ रहा है। आज की दुनिया में खास तौर से जब हम डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री चाहते भी हैं डिजिटल इंडिया बने और डिजिटल इंडिया की तरफ हम बढ़े भी हैं। ऐसे में कंप्यूटर के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्य करने वाले लोगों को 2000 रुपये मिलते थे। मोबाइल भत्ता 500 मिलता था। अब बिना मोबाइल के क्या आज दुनिया को महसूस किया जा सकता है?
अगर हमारा उच्च अधिकारी ही मुझे फ़ोन कर रहा है या मुझे उसे फ़ोन करना है और लगातार उसके संपर्क में रहना है, तो कम से कम मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में होना ज़रूरी है। और जब तक हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं होगा, हम अपने काम को कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति में अगर 2000 रुपये के रूप में हमें कंप्यूटर भत्ता नहीं मिल रहा है, मोबाइल भत्ता 500 रुपया नहीं मिल रहा है, तो वो 2500 रुपया किसके जेब से जाएगा? निश्चित रूप से वह उस व्यक्ति के जेब से जाने के लिए सीधे रूप से इंगित हो रहा है जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है और एक अपने अच्छे भविष्य की कल्पना में जी रहा है। यहाँ पर यह बात ज़रूर है कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बनाया था कि होमगार्ड के लिए और पीआरडी के लिए तो हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ही कहा कि आप बंधुआ मजदूरी की तरह उनको नहीं रख सकते। और आज जब नौकरी इतनी कठिन हो गई है और एक बार नौकरी पाने के बाद देश की विशाल जनसंख्या में दोबारा नौकरी मिलेगी या नहीं इसकी अनिश्चितता है, तो ऐसी स्थिति में हर सारे कामों को गलत होता देखने के बाद भी आदमी बोलने का साहस नहीं कर पाता है। और अगर यह बोलने का साहस आज नहीं है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार ज़रूर बाधित होता है। वो बात और है कि अभी कुछ ही दिन पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लोगों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए अपनी बातों को रखा है, जो ये बताता है कि सरकार भी चाहती है कि अपनी बात को वह प्रखर रूप से रखें। जिस तरह से मंत्री ने उनकी बातों को सुना है और उन बातों को सुनकर इस बात को माना है कि हम इस पर विचार करेंगे, वह इस बात को बहुत ही गंभीरतापूर्वक रख रहा है कि सरकार तो यह चाहती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस बात का निर्देश भी दिया जा रहा है कि जो भी लोग हैं उनकी नियुक्ति की जाए। जितने लोग चाहिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए उन सारे लोगों की नियुक्ति की जाए। अगर उतने लोग नियुक्त नहीं किए जा रहे हैं तो यह भी जो लोग काम कर रहे हैं उनके कंधों पर अतिरिक्त भार रहता है क्योंकि समुचित लोग नहीं हैं। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा 60% और राज्य सरकार द्वारा केवल 40% भार का वहन किया जाता है। अब अगर केंद्र सरकार यह चाहती है कि सारे लोगों की नियुक्तियां की जाएं और राज्य सरकार इस तरह की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, तो यह भी एक कृत्रिम तरीके से उन लोगों पर भार है, बोझ है जो इसमें नौकरी और भविष्य की तलाश में आए थे। क्या सरकार के जो कार्य किए जा रहे हैं, जो इस तरह से सरकार कार्य कर रही है, उससे कहीं पर यह लगता नहीं है कि यह इसमें केवल सरकार दोषी नहीं है, बल्कि उन दस्तावेजों को, उन बातों को सरकार तक रखने के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं वह सरकार के उन इच्छाओं और मंशा और उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं और यह बात वहां तक पहुंच नहीं पा रही जो पहुंचनी चाहिए थी। इस बात पर भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने अपनी बातें रख रहा हूं और यह चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें। हर आदमी को, प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि 2022 तक चाहते थे, अब तो 2024 में हम खड़े हैं कि सभी को आवास मिले और सभी के पास आवास हो। लेकिन जो नौकरी कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि वह नौकरी करने वाली जगह पे अपना मकान ही बना ले, ऐसे में वो किराए पर रहता है। और HRA जो हाउस रेंटल अमाउंट होता था वो भी अब इन लोगों को नहीं मिलता है। ऐसे में अपने घर, और आप जानते हैं कि कोई घर किराए पर 500, 200, 400, 1000 में नहीं मिलता। अब किराए पर मकान 5000, 6000, 7000 पे 2 रूम का सेट नहीं मिल पाता है। ऐसे में यह एक बहुत बड़ा बोझ है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में काम करने वाले लोगों के लिए, जिन्हें अपने HRA का भी अरेंजमेंट करना है। इसके अतिरिक्त जी है तो जहान है, कहते हैं सबसे ज़रूरी है कि स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और स्वस्थ और मस्त रहने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अपनी दवा को कराने का पैसा हो, डॉक्टर के पास जाने का पैसा हो। लेकिन क्या राष्ट्रीय आजीविका मिशन में काम करने वाले लोगों के पास पैसा है? क्या वह वहाँ पर जाने के लिए सक्षम हैं? क्या उन्हें कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलती है? अगर नहीं मिलती है तो यह गंभीर समस्या है और यह भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 की अनदेखी है। और यह अनदेखी किसके द्वारा की जा रही है, इस पर बहुत गंभीर विचार किया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा मृत्यु बहुत स्वाभाविक चीज़ है। हम अभी आपसे बात कर रहे हैं, अचानक हमारी मृत्यु हो जाए,
हमारी मृत्यु के बाद की जो स्थितियां पैदा होंगी जो हम पर निर्भर हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि हम एक व्यक्ति पर पूरा परिवार निर्भर होता है, बच्चे निर्भर होते हैं, पत्नी निर्भर होती है, माँ बाप निर्भर होते हैं, और उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और मृत्यु होने के बाद हार्नेस एक्ट या मृतक आश्रित कोटे में अगर नौकरी दोबारा नहीं मिल रही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में काम करने वालों के लिए, तो यह भी एक गंभीर विषय है। जबकि सरकार द्वारा, चाहे वह पीआरडी हो, प्रांतीय रक्षक दल की बात हो, चाहे होमगार्ड की हो, सभी में यह व्यवस्था है। और वहाँ तो वो लोग परमानेंट भी नहीं होते, एक समय विशेष के लिए अपॉइंट होते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तो उससे अच्छी स्थिति में है। तो यहाँ पर मृतक आश्रित कोटा निश्चित रूप से होना चाहिए। जिन लोगों ने राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया है, उनकी मृत्यु हो गई है, दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, उन सभी के परिवार की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। और अगर यह अनदेखी की जा रही है तो निश्चित जानिए कि जिस संविधान की हमने अपने शुरू में जो बात कही, जिस संविधान की प्रस्तावना के शब्द हमने आपसे बात किया था, वह कहीं ना कहीं अछूता रहा जा रहा है। अनेकता में एकता की बात अछूती रही जा रही है। और उससे बड़ी बात यह है कि जितना मैंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लोगों से बात करके जाना कि शायद 22,500 रुपया प्रतिमाह कटने वगैरह के बाद मिलता है, और 22,500 का मतलब हुआ कि करीब 750 रुपया प्रतिदिन। उस 750 रुपया प्रतिदिन में जहां पर आज एक राजगीर यानी मिस्त्री जो घरों को बनाते हैं वो 800, 900, 1,000 रुपया ले रहे हैं, वहां पर परास्नातक जैसी शिक्षा को रखने के बाद जो लोग इस नौकरी में आ रहे हैं, उनका यह भी एक अपमान है कि आज एक सड़क पर खड़ा हुआ मिस्त्री 800, 900 रुपया पा रहा है, लेकिन वो 750 रुपया पा रहे हैं। ऐसे समाज के लोगों में शिक्षा के प्रति एक नकारात्मक सोच उत्पन्न हो जाती है। वो यह समझ नहीं पाते हैं कि किस आधार पर वह उस सड़क पर खड़े घर बनाने वाले मिस्त्री से ऊपर हैं, या उस मैकेनिक से ऊपर हैं जो आपके घरों में आकर आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को ठीक करता है, क्योंकि उन्हें 750 रुपये में ही अपना जीवन चलाना है। हो सकता है कि प्राइवेट काम करने वाला इससे भी ज़्यादा पा जाता हो, लेकिन एक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में काम करने वाला केवल 750 रुपये में अपने को सीमित है, और उसके भी पैसे बढ़ाए नहीं जा रहे हैं। निश्चित रूप से मैं बार बार कहता हूं कि सरकार हमेशा कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में काम करती है, और वर्तमान सरकार ऐसा कर भी रही है। लेकिन कौन लोग ऐसे हैं जो सरकार के समक्ष इस तरह की बातों को ढंग से नहीं रख रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में काम करने वाले समस्त लोगों की तरफ से इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि जिन बिंदुओं पर हो सकता है सरकार संज्ञान न ले पा रही हो, सरकार को पता न चल पा रहा हो, वो सारी बातें वो समझें, देखें, और हम भारत के लोगों के सापेक्ष प्रत्येक भारतीय को गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए वह सारी न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति करते हुए निराशा अवसाद से प्रत्येक भारतीय, खासतौर से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सुंदर, स्वतंत्र और निष्पक्ष जीवन देने का प्रयास करें। क्योंकि अगर हमारे पास अपने ही जीवन को जीने के लिए अच्छे साधन नहीं होंगे, अच्छे वातावरण नहीं होंगे, हम अपने ही बच्चों को अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे, तो निश्चित रूप से हम राष्ट्र के लिए काम करने में उतनी शिद्दत से न जुट पाएंगे, ना काम करेंगे, और यही हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी हार होगी। इस हार से बचने के लिए और इस हार से पहले की स्थिति में ही हम सबको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम करना होगा, उनकी बातों को रखना होगा, ताकि वह अपने मानवाधिकार की रक्षा करते हुए राष्ट्र निर्माण में, जैसे पहले से उन्होंने राष्ट्र निर्माण किया, इस देश की महिलाओं को सशक्त बनाया, ठीक उसी तरह से आगे भी बनाते रहें। लेकिन उनकी भी जो न्यूनतम सारी आवश्यकताएं हैं गरिमापूर्ण जीवन के लिए, उनके बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, वह भी पूरी होनी चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे दूर तक ले जाइए, ताकि हर व्यक्ति इससे परिचित हो, ताकि मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छे विषय पर आपके साथ हूँ। नमस्कार। हाँ, बताओ।